पहला कदम ही सही दिशा में उठ पाए, ये बहुत जरूरी है। दुखद स्थिति यही है कि हम पहला कदम उठा ही नहीं पाते, वहीं बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं। कृतम संपद्यते चरण, जैसे तुमने अपना पग रख दिया, उठकर चल पड़े, कहते हैं कलयुग जो था वो सतयुग में बदल गया, इसलिए इसको कृत युग बोला गया। कृतम में दक्षिणे हस्ते, अथर्ववेद में है ये संदेश। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता, सव्य बाएं हाथ में, सव्यसाची कौन? अर्जुन बाएं हाथ से तीर चला रहा। तो आप सोचिए कि बाएं हाथ का खेल बन जाएगा उसके लिए जिसने दाएं हाथ में मेहनत को, पुरुषार्थ को पकड़ लिया, और दायां हाथ तेजी से चलता है ना। वैसे ये समझाया जाता है, क्योंकि विद्यार्थी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बुद्धि के देवता का दिन है आज, गणपति का। तो ये भी एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जो बुद्धिमत्ता को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क के दोनों भागों का, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क, दोनों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके लिए जहां हमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रयोग ये करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग करना चाहिए, तो वहीं पर अगर आप दाएं हाथ से काम ज्यादा करते हैं तो बाएं हाथ से काम करना शुरू करो, अभ्यास करो 1 आध घंटे का। बाएं हाथ से लिखो, बाएं हाथ से करिए सब चीजें। और बैडमिंटन वगैरह आप जो है खेल सकें तो बहुत अच्छी बात है। पुराने लोग जो शतरंज वगैरह खेलते थे खाली समय में, और ये जो ताश और सत्यानाश, ये सब नहीं चलता था। कभी कभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं। मैं विद्यार्थी था तो उस समय जो है हम लोग, मुझे एक यात्रा पर जाना था कानपुर। तो जैसे हम लोग ट्रेन में बैठे तो जिस वो कुप्पा सा बना हुआ था जो फर्स्ट क्लास का होता है ना, तो उसमें कुप्पे में जो है 2 आदमी 3 आदमी, तो एक वो सज्जन बैठे हुए एक में, और वो मेरी पुस्तकें देखे क्या पढ़ रहे हैं। मैंने कहा लीजिए पढ़िए। तो उसने 2 पन्ने पढ़ के कहा सिर दर्द हो जाएगा इसको तो देख के, रख दिए बेचारे ने। कोई और ढंग की किताब नहीं है। मैंने कहा दूसरी ले लो, तो दूसरी, ये तो इससे भी खराब है। कोई ऐसे कोई उपन्यास वगैरह, मैंने कहा वो तो होता ही नहीं हमारे पास। तो उसके बाद बोले कुछ खेलते वेलते हो? मैंने कहा खेल रहा हूं किताबों से। उसे लगा बहुत बोर टाइप का आदमी है। मेरे से बोले ताश खेलना जानते हो? मैंने कहा नहीं। सिखाऊं? मैंने कहा कृपा होगी आपकी, आप घर में अपने सिखाइए किसी को भी, दूसरा चेला ढूंढिए। फिर उसने जो है बेचारे ने सिर खुजाया अपना, सिर खुजलाने के बाद पीट करके बैठ गया मेरी तरफ। मैं भी अपनी पुस्तक पढ़ रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा उसने ताश निकाल लिया और उसके 2 भाग करे, और उसके बाद जोर जोर से इधर से भी फेंक के मारे, उधर से भी। और मैंने उधर देखा तो मैंने कहा ये ले, और इधर से फिर उधर देखा उसके बाद आप ये ले, तो ऐसे से वो करे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले दोनों तरफ से मैं खेल रहा हूं, इधर वाला भी उधर वाला। अपने मन में कल्पना करके उसने 2 भाग कर लिए कि ये पत्ता मेरी तरफ से चला, अब दूसरा चाल क्या चलेगा, उसके पत्ते कौन से, वो देखने के बाद में अब वो चाल, और फिर कहता ये ले और वो ले। अब मैं उसका तमाशा देख रहा हूं। मैंने कहा ये कर क्या रहे? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम मतलब आपका समय, आपकी जिंदगी है। आपकी जिंदगी जो लम्हों में बटी हुई है, क्षणों में बटी हुई है, उसका एक एक समय, एक एक क्षण को जब आप टाइम पास करते हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं।
और वो टाइम किल नहीं कर रहे हैं, आप खुद को मार रहे हैं, अपनी आयु खराब कर रहे हैं। क्योंकि हम सीखने को तत्पर नहीं होते, जानने को तत्पर नहीं होते। सीखते रहें तो जिंदगी बहुत कीमती बन जाए। इसलिए विद्यार्थी काल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और अगर बुद्धि को तीव्र बनाना तो शतरंज वगैरह तो चल सकता है, लेकिन ये ताश बास ये सब, और वो भी शतरंज का भी प्रयोग कब करोगे? जब आपके पास में ऐसा समय हो जिसमें आप सोचें चलो मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन भी ये व्हाट्सएप वाला नहीं, ये ब्लू रेज जो इसकी निकलती है रात में, अगर आप फोन देखते हुए और फिर उसके बाद इसकी उपासना करके सोओगे ना, फोन की उपासना करते हैं बड़ी श्रद्धा से लोग। ऐसे तो भगवान के आगे भी हाथ जोड़ के नहीं बैठते, जैसे दुआ मांग रहे होते ना, ऐसे हाथ में लेकर के। पता नहीं उसमें कौन सी चिड़िया निकलेगी अभी। वैसे वो ट्विटर होता, वो ट्वीट तो चिड़िया ही ट्वीट करती है ना, वही तो ट्विटर है ना। तो लेके बैठे हुए हैं आप, उसकी जो ब्लू रेज आ रही है वो आपकी नींद खा जाती है। आप कहेंगे ऐसे ही मैं भी कुछ इधर उधर की बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के लगभग जो एक केमिकल रिलीज होता है मस्तिष्क से, जो हम लोग ध्यान के टाइम में सिखाते हुए बताते हुए डिटेल बताते हैं, कि जिसके आते ही आपके ब्रेन के अंदर नींद उतरनी शुरू होती है। और वो केमिकल डिस्टर्ब कब होता है? जब तेज रोशनी हो या ब्लू रेज वगैरह ऐसी जो आंखों पे पड़े, या फिर तेज ध्वनि वाली चीजें आप सुने, या फिर आपके मस्तिष्क में ज्यादा तनाव चल रहा हो, तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और जिसकी नींद डिस्टर्ब होगी, मन में शांति नहीं है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी, मुस्कुराहट भी खो जाएगी। जिंदगी को कीमती बनाना चाहते हैं तो सहजोबाई ने जो कहा था, क्योंकि संतवाणी से हमने चर्चा शुरू की थी ना, तो उन्होंने क्या कहा? जो सोवे सो सुन्न में, जागे तो हरि नाम। शून्य में सोना सीख जाओ, मस्तिष्क को 0 पॉइंट पर लेकर के आओ। ब्रेन की जो ये 4 मुख्य लहर मानी जाती है ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, वैसे गामा भी होती है 5वीं। जैसे आपके जो है हार्ट की तरंगों को नापने के लिए ईसीजी करते हैं ना, ऐसे ब्रेन के लिए ईईजी करते हैं। उसके बाद में पता लगता है कि आप कौन से स्टेट में है, अल्फा स्टेट में है, बीटा स्टेट में है, थीटा स्टेट में, डेल्टा स्टेट में। जब मस्तिष्क में बहुत विचार चल रहे होते हैं और बहुत दबाव होता है, तो उस समय आपके मस्तिष्क की तरंगें कुछ अलग तरह की होती हैं। आप अगर अल्फा लेवल में, अल्फा स्टेट में आ जाएं, तो ताजे और शांत सहज होने लगते हैं। और डेल्टा स्टेट तो अद्भुत ही होती है। जितना ज्यादा तनाव अपने अंदर लेकर के चलते चले जाओगे आप, उतना उतना अशांत होते होते आप अपने भीतर देखेंगे खलबली मच जाती है, आप अपने आप में नहीं रहते। और शांत होने का परिणाम क्या होता है कि आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ जाते हैं। यूनिवर्स से जब आप जुड़ते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ब्रेन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर, और आपके जो ये पावर सर्किट है ना शरीर के अंदर, जिनको चक्र बोलते हैं, उनमें अलग अलग जगह पर पड़ती भी जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो एक ऐसा परिवर्तन लाती है, आपका व्यक्तित्व बदलता है। सहजोबाई ने कहा, जो सोवे सो शून्य में, शून्य के अंदर सोना सीख जाओ। वो क्या है? योगी व्यक्ति कहीं भी बैठा है, आंखें बंद करें, विचार शांत करें, मस्तिष्क को सुला दे थोड़ी देर के लिए,
स्वयं जागृत है और मस्तिष्क शांत सो गया, कोई विचार नहीं, निर्विचार अवस्था, यही तो ध्यान की अवस्था है। और इस अवस्था में क्या होता है, जब आप निर्विचार अवस्था में होते हैं ना, इसका प्रभाव देखिए आप, शांति अंदर आ रही है, सही निर्णय लेने की शक्ति जाग रही है, डिसीजन जिसके अच्छे हैं उसका सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि जो कुछ आज आप हैं वो पिछले डिसीजन के कारण है। पिछले डिसीजन गलत हुए थे तो आज की जिंदगी खराब। आज जो डिसीजन लेंगे अगर वो अच्छे हैं तो भविष्य अच्छा, और अगर आज का निर्णय गलत है तो भविष्य बहुत अच्छा होने वाला नहीं। मस्तिष्क शांत रखेंगे तो आपका, क्योंकि शांत मस्तिष्क में ही बुद्धि स्थिर रहती है, टिकती है, नहीं तो भाग जाती है। अक्ल सबसे पहले, समझदारी पहले भागती है। दिमाग को गर्म करके देखिए, गर्म दिमाग हुआ तो समझदारी सबसे पहले, विवेक सबसे पहले भागेगा, ना समझे जागेगी। और जो आपके अंदर का एनिमल ब्रेन है वो जागृत होता है। एनिमल ब्रेन जागृत हुआ तो उसके बाद आप क्या देखते हैं, जानवरपना। और लोग क्या कहते हैं, बस इतना काफी है, मेरे अंदर का जानवर मत जगा देना, अगर जाग गया तो उसके बाद देखना फिर क्या होता है। और फिर आप लोग देखते ही हैं कि जो होता है, जानवर जो आप देखते हैं ना, कि जब कोई हमला करता है जानवर तो वो दांत दिखाता अपने, घुर घुर की आवाज निकालता हुआ दांत। आदमी भी जिस समय बहुत क्रोध में होता दांत पीसता है ना। किसी आप बैल को आप देखिए, सांड को देखिए, जब वो कुछ करता है ना, लड़ाई वड़ाई करने को आता तो पहले तो पांव से, पिछले पांव से मिट्टी फेंकता है। आदमी भी पांव वांव पीटना शुरू हो जाता, बांह चढ़ा के खड़ा हो जाता, अब देखता हूं तुम्हें। जाग गया ना जानवर अंदर का। और कैसे क्रोध उतरता है आपके अंदर, वो भी एक प्रक्रिया है पूरी। सबसे पहले तो आपके कनपट्टी के पास, यहां से तरंग जागती है, यहां गर्मी आनी शुरू होती है, यहां कनपट्टी पे जो है ना, यहां से गड़बड़ होती है, यहां से चलते चलते फिर यहां माथे पर, ऐसे यहां आता तनाव। तनाव भी यहीं आता, क्रोध भी यहीं आता है। और लोग कहते हैं ना, इसका गुस्सा तो नाक पे बैठा रहता है, यहां से चल के कहाँ आता है, पहले बाहों पर आता है, भ्रुकुटी तन गई, गुस्सा चढ़ गया, और यहां से नीचे उतरा तो आंखें लाल हो गई। अब यहीं रुकता नहीं है, नाक पे गुस्सा बैठा रहता, मतलब यहां उतर आया। अब नाक का सवाल, छोटी छोटी बात में नाक का सवाल, मुझे क्यों बोला ये बताओ पहले तो। और यहां से नीचे आ जाए तो फिर होठ फड़कते हैं, देखते हैं ना। और यहां से भी अगर आगे चला गया तो फिर दांत पे आता है, दांत पीसता है आदमी। फिर यहां रुकता है क्या, फिर गले पे आता है, जीभ पर आता, गाली बकता है आदमी। फिर यहां रुकता है, नहीं, कंधों पर। कंधों पर आया तो हूं की आवाज, मुझे पहचानता है, जानता है मुझे, मैं क्या हूं, तू मेरे सामने है क्या। वो बड़ी कहानियां हैं, ये साइकोलॉजी है भारत की। फिर कहते हैं भुजाओं पे आता है, चढ़ाएगा, हाँ, मुट्ठियां कसेगा। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप अपने मस्तिष्क को शांत करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने अंदर के जानवरपने को भगा नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। और इस कीमती जीवन को अगर आप और कीमती बनाना चाहते हैं तो दो ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, मस्तिष्क को शांत करना सीखें, दूसरा, भक्ति करना सीखें। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर राशिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से
यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।